हेलो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कोविड-19 का दौर चल रहा है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी हम इस कोरोना से हम छुटकारा पाएंगे हम सब मिलकर। और आज़ादी जैसे हमें ब्रिटिश लोगों से मिली थी, इससे भी हमें आज़ादी मिलेगी कोरोना वायरस से। और आज हम जिस विषय पर वीडियो लेके आ रहे हैं, चर्चा करेंगे, वो है स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी की जो समग्रता से समझ है, उसको हम आज डिस्कशन करेंगे। साथ में आपको बताएंगे कैसे आज़ादी में जो हमारे देश के अमर शहीद हैं, उन्होंने कैसे बलिदान दिया, कैसे उन्होंने आज़ादी में भूमिका निभाई। ये एक दिन की उपज नहीं है, बहुत सतत प्रयास था, काफ़ी समय, लंबा समय लगा था इसको इस आज़ादी को प्राप्त करने में। जैसे आज हम आज़ाद हैं, तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर भी करना, जिससे कि और लोग भी लाभ ले पाएँ। इसमें प्रश्न भी हैं, उनको भी कंप्लीट करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं 15 अगस्त 2020 का स्वतंत्रता दिवस का जो अवसर है, उसको लेके, उस आज़ादी को लेके हम इतिहास की बैकग्राउंड को चर्चा करेंगे। यूरोपियों का जो आगमन था, जैसे मध्यकाल में जैसे ही मुग़ल का पतन होना स्टार्ट हुआ, औरंगज़ेब के बाद में अयोग्य शासक थे, उसके बाद में कंपनियों का आगमन स्टार्ट हो गया, है ना। और आपको पता है 1498 में सबसे पहले कंपनी आई थी पुर्तगालियों की। पुर्तगाली के बाद डच, है ना, डेनिश, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, ऐसे लोग आते रहे, कंपनियां स्थापित करते रहे, कारखाने, फैक्ट्रियां वगैरह स्थापित करते रहे। सबसे पहले आपको पता है, आपको बता दें, ब्रिटिश लोगों की जो पॉलिसी थी सबसे महत्वपूर्ण थी। ब्रिटिश लोगों ने अपनी कंपनी यहाँ स्थापित की थी व्यापार के पर्पज़ से, उनका आर्थिक लाभ था। आर्थिक लाभ के बाद में उनको लगा कि महत्व उनके बहुत ज़्यादा जुड़ गए। उनको लगा कि यहाँ जो शासक हैं अयोग्य हैं एकदम, है ना, और एक दूसरे में समन्वय की भावना नहीं है, शासन ठीक से नहीं चल पा रहा है और बटे हुए हैं, सूबे में बटे हुए हैं अलग अलग। इस तरीके से उन्होंने उनको वहाँ जाना, पहचाना और परिचय लिया। पूरे उस भारत देश में धीरे धीरे अलग अलग जगह पर अपने उद्योग स्थापित करते रहे, किले बनवाते रहे। और फिर उसके बाद में देखा 17वीं शताब्दी के दौर में, आपको पता है 1608 में कंपनी का स्थापना यहाँ इंडिया में हो गया था, सूरत जो जगह है गुजरात की। तो धीरे धीरे अपने अलग अलग जगह पे चौकियाँ, किले, फैक्ट्रियाँ, कारखाने भी, भंडार गृह वगैरह भी बनाते रहे। और फिर उनके जो प्रयास था कि लंबे समय में उन्होंने जो सैन्य, उनकी जो सेना थी ज़्यादा संख्या में बढ़ती गई और अपने वर्चस्व को स्थापित करती गई। नीतियों में ब्रिटिश कंपनी की नीति, जैसे आपको पता है, हड़प नीति थी, व्यक्तिगत नीति थी, है ना, और एक दूसरे में बांटने वाली जो नीति थी। इन नीतियों के कारण उन्होंने क्या किया, लोगों को बांटने की, जैसे डलहौजी थे, बेले जली थे, कार्नवालिस थे, तो ये समय समय पर, जैसे उससे पहले 1757 की जो क्रांति हुई प्लासी के युद्ध के दौरान, रॉबर्ट क्लाइव आए थे। रॉबर्ट क्लाइव के बाद 1757 की जो क्रांति हुई प्लासी, फिर उसके बाद में बक्सर का हुआ था 1764 में, आपको पता है। धीरे धीरे बंगाल, है ना, और आपका मराठा, आपका सिख, कई ऐसे संघर्ष हुए और उनमें अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशों ने वहाँ अपना हस्तक्षेप करते गए और अपना स्थापित करते गए, अपना राज्य स्थापित करते गए, अपने अधीन करते गए सब लोगों को। इनकी ये पॉलिसी ऐसी एकदम ज़बरदस्त रही, लोगों पे और शासन पे स्थापित होते गए। फिर उसके बाद में आप देखेंगे ब्रिटिश प्रमुख जो होते थे, गवर्नर और वायसराय जी, है ना, 1857, ये डेट आप भूलने से भी नहीं भूलोगे, क्योंकि 1857 की ही वो क्रांति थी। इस क्रांति में हुआ क्या था, इस क्रांति को हम बताएं आपको। ये क्रांति एक दिन की नहीं थी, इसमें पहले राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, कई ऐसे हित जुड़े हुए थे। कईयों भारत के नागरिकों पर जो ब्रिटिश लोग थे बहुत अत्याचार कर रहे थे, पर उनको समझ नहीं पा रहे थे। वो प्रयास तो कर रहे थे, समझ तो रहे थे, कुछ लोग ही समझ पा रहे थे, पर धीरे धीरे प्रयास किया तो वो एक तात्कालिक कारण ऐसा आया यहाँ 1857 का, उसको तात्कालिक कारण बोलेंगे। तत्काल हुआ था वो इस तरीके से कि एक
मंगल पांडे नाम का एक शख्स था, सिपाही था, वीर सिपाही था वो उसको बोलेंगे। और उसने आज़ादी के लिए तो उसने सबसे पहले आवाज़ उठाई। आपको पता है वो मेरठ की बैरकपुर जो जगह है वहाँ एक सैन्य छावनी थी, 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे ये। और सिपाही के साथ साथ में मंगल पांडे ने जो एक राइफ़ल थी पहले, जो बंदूक होती थी उसकी जगह दूसरी बंदूक आई थी नई, उसमें जो चर्बी वाले जो कारतूस का नाम आपने सुना होगा, उसमें क्या था, एक कारतूस बनाया गया था, उसमें जो लगता था बंदूक में, उसमें क्या था, उसमें उसका जो खोल होता है, खोल को उसको चलाने उसमें लगाते थे तब चलती थी वो। उसमें क्या था, गाय का और सूअर का मीट उसमें मांस लगा हुआ था। तो हिंदू और मुस्लिम जो लोग थे जो उसमें ब्रिटिश सेना में कार्य कर रहे थे, लगे हुए थे, नौकरी कर रहे थे, उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंची। आस्थाओं को चोट पहुंचने के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये तो हमारे धर्म पे भी चोट कर रहे हैं, इस तरीके से हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं ये तो। फिर उसके बाद में 1857 की क्रांति वहाँ से उपज हुई, वहाँ से बीज रोपित हुआ 1857 की क्रांति का। तो जैसे आपको पता है कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है, ग्वालियर है ना, आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है, तो ऐसी कई जगह थी, इलाहाबाद भी था, है ना, बनारस था, तो कई ऐसी जगह थी, वहाँ से रिप्रेजेंट किया, नेतृत्व किया लोगों ने, और लोग निकल के भी आए, है ना, महिलाएं भी थी उसमें, और नेतृत्व करता दिल्ली भी थी वहाँ पे, दिल्ली को आपको पता है बहादुर शाह जफ़र, और वहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, सब लोग एक साथ मिले, बात की। वो अवध वाला क्षेत्र था, वो अवध वाला क्षेत्र था, वहीं से सक्रियता हुई थी। अगर अन्य जो जगह थी, अन्य जो स्टेट थे, आज के दौर में वर्तमान समय में देख रहे हो, उस समय मैसूर था, पहले सिंध था, आपका पंजाब था, है ना, आपका और भी क्षेत्र, बंगाल वाला क्षेत्र था, तो ये लोग सक्रिय नहीं थे। अवध से ही आवाज़ उठी थी, अवध से ही चिंगारी हुई थी ये, तब कहीं जाके ये स्टार्ट हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह में होने के बाद उनको पता चला ब्रिटिशों को ये एकजुट नहीं है। फेल कहाँ हुआ, मतलब 1857 का जो विद्रोह था, आंदोलन था, कैसे फेल हुआ, यही कारण था कि एक तो उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, समन्वय की भावना नहीं थी, नीतियाँ उनकी अच्छी नहीं थी, संगठन में समूह में काम नहीं कर पा रहे थे। सभी राज्य, सभी सूबे, सभी सूबेदार और जो शासक थे एक साथ एकजुट होके नहीं मिले, जिससे कि वो लड़ाई लड़ते और आज़ादी मिल पाती। ये कारण रहे थे फेलियर के 1857 की। इसका जो नेतृत्व था ब्रिटिश के कंपनी, जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तब तक तो वही कर रहे थे। फिर एक अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम 1858। ये अधिनियम आते ही तो यहाँ पर जो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन होता था वो बदल गया ब्रिटिश सरकार का शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सारे नियंत्रण चले गए। उसके बाद में सरकार ने जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश देश था, उसने अपने हाथ में नियंत्रण ले लिया, सारे कामकाज उसी के नाम से होने लगे। फिर उसके बाद में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उन्हें लगा कि एक मंच ज़रूरी है, एक पार्टी ज़रूरी है, एक प्लेटफॉर्म ज़रूरी है, जिससे कि एकजुट होके एक आवाज़ हम कर पाएँ। और आप देख सकते हैं 1857 से लेकर 85 में ये गठन हो रहा है, तो उस समय कोई ना कोई गतिविधि हो रही थी। गतिविधि होने के साथ साथ में एक प्लेटफॉर्म मिला, कांग्रेस, है ना, आप कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और कांग्रेस में बहुत सारे नेता आए उसमें, और उसका गठन हुआ। ये हमने भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। और उसके बाद में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, आपको पता है इसी दौरान 1805 में बंगाल विभाजन हुआ था। नहीं, 1805 में नहीं, सॉरी, प्रथम जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914, आपको पता है। तो ये दौरान 1914 में हो रहा था, ये 1885 में ये होने के बाद में 1914 में ये हुआ, और 1905 में एक बंगाल विभाजन हुआ था, आपको पता है, अलग कर दिया था। फिर द्वैत शासन हुआ 1907 में। इसी दौरान एक 1906 में ग्रीन पार्क था, वहाँ पर एक झंडा फहराया। झंडा, आपको पता है, झंडे का डिजाइन ऐसा नहीं था पहले, ऐसा था हरा, पीला, लाल, ये पट्टियाँ थी उसमें,
और 8 कमल के फूल थे। फिर उसके बाद 1907 में भी फहराया। मैडम कामा थी, बीकाजी कामा, उन्होंने फ्रांस में फहराया था। इस ऐसे ही 1916 में फहराया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। और आप देखेंगे उसके बाद में जैसे ही ये स्टार्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में, तो इसी दौरान ब्रिटिशों ने इंडिया के जो लोग थे, भारत के जो नागरिक थे, क्रांतिकारी थे, उनसे डिमांड की कि प्रथम विश्व युद्ध में आप अपनी हिस्सेदारी लीजिए, हमारा साथ दीजिए, आपको जो भी होंगे हम आपको अधिकार देंगे, आपको कंट्रोल जो नियंत्रण है आपको कुछ ना कुछ रियायत मिलेगी, आपके सहयोग में काम करेंगे। तो फिर उसके बाद में ये भी फेल हुआ। इसी दौरान मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक अधिनियम आया 1919 में, है ना। और ये अधिनियम आने के बाद इसका लक्ष्य था एक उत्तरदायी सरकार देंगे आपको हम, पर लेकिन ये भी फेल रहा, क्योंकि उस समय 1919 में एक एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को आपको पता है, बिना दलील, बिना अपील और बिना सुनवाई के आप ये होता था। तो भारतीयों के लिए वो रॉलेट एक्ट आया तो वो काला साबित हुआ एकदम, और ये भी फेलियर रहा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। फिर उसके बाद में हुआ क्या, होम रूल लीग आंदोलन जो हुआ 1917 में, उसके बाद में गांधी जी ने चंपारण के बाद, है ना, चंपारण के बाद में और भी हुए। 1920 में सबसे पहले गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू किया। ये व्यापक आंदोलन था, उसमें कई लोगों ने हिस्सेदारी ली 1920 में असहयोग आंदोलन में। 1920 के बाद ये चोरी चोरा कांड हुआ, वहाँ ये समापन हुआ इसका 1922 में। और यही कारण था कि होने के बाद में स्वराज पार्टी का फिर गठन हुआ। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी ने इसका गठन किया, स्वराज पार्टी का, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी ने 1923 में, याद रखना 1923 में स्वराज पार्टी का गठन के बाद फिर उसके बाद में धीरे धीरे प्रोसेस चलती रही। फिर अंग्रेज़ों से बातें होती रही पॉलिसी नीति के बारे में, और साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन जैसे ही बना, एक रिपोर्ट तैयार हुई थी, है ना। फिर भारत के लोगों ने काले झंडे दिखाए, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। तो उसमें पॉलिसी जो बनाई थी, रिपोर्ट बनाई थी, वो सही नहीं थी, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। इसी दौरान सविनय अवज्ञा चालू हुआ 1930 में। इससे पहले एक नेहरू रिपोर्ट भी दी, मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी की। नेहरू रिपोर्ट में बहुत ऐसे टर्म्स थे, उन्होंने डिमांड की ब्रिटिश सरकार से नेहरू रिपोर्ट ने। सविनय अवज्ञा 1930 में स्टार्ट हुआ। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, और ये भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, असहयोग आंदोलन इतने व्यापक थे ये कि इसमें बहुत से लोगों ने भूमिका निभाई और हिस्सेदारी ली, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली। एक माहौल बन गया भारत में कि अब तो आज़ाद होना है, आज़ादी लेनी है ना, आप तो आज़ादी लेके रहेंगे, अंग्रेज़ों को हम भगाएंगे, आपको पता है। और इसी दौरान समाचार पत्रों का, संगठनों का, संस्थाओं का, पत्र पत्रिकाओं का, कविताओं का, नारों का एक बिगुल फूंक दिया गया, और ये चालू हुए उसी के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी, है ना। मतलब आज़ादी के लिए वो सब काम किए जो ज़रूरी होने थे उस दौरान, एकदम तात्कालिक समय में वो ज़्यादा ज़रूरी थे। इसी दौरान 1930 में ये तो 30 में जैसे ही गोलमेज सम्मेलन चालू हुआ, है ना, ये ब्रिटिश जो जगह है, देश है, वहाँ हुआ ये गोलमेज सम्मेलन। तो उसी में क्या हुआ, गांधी जी ने पहले जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें हिस्सा लिया, और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल होने वाले भारतीय कांग्रेस के भी लोग थे, और साथ में जो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, तीनों सभाओं में उन्होंने, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने सिर्फ पहले में किया था। फिर उसके बाद में आप देखेंगे 1930 के बाद जो 30 के बाद जो सुधार हुए, ब्रिटिशों ने ये प्रचार किया कि हम आपके उसमें सुधार करेंगे, आपको अधिकारों को देंगे, अधिकारों की बात करेंगे। तो ये प्रचार करने के बाद में उन्हें फिर भी नहीं लगा कि ऐसा, और आपको पता है 1930 में रावी नदी के तट पे सबसे पहले नेहरू जी ने अपने लोगों के साथ, कांग्रेस के साथ झंडा फहराया था, तिरंगा झंडा। तो उसी दौरान झंडा की एक अहमियत हो गई।
झंडा होगा, बैनर होगा, कोई भी मूवमेंट होता है, आंदोलन होता है, झंडा या बैनर के नीचे ही काम किया जाता है, जिससे कि एक ताकत बनी रहती है ना। उसका एक लोगो होता है, वो एक मोटिव होता है, इंडिकेट करता है कि अच्छा ये इस पर्टिकुलर उससे हैं रिलेटेड। ऐसे ही 1930 के बाद में क्या हुआ, अंग्रेज़ों की कांग्रेस की जीत हुई। तो कांग्रेस की जीत इसीलिए क्यों अभी बताया ना, 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट बार झंडा फहराया था और स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको मनाया था। रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था जो। और जो अगला दशक आया 1930 के बाद, इस दशक में जैसे ही आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार भी इसी दशक में हुआ था। और भारतीयों की जो भागीदारी थी, असहयोग के लिए अंतिम प्रयास था। वो जो समय था पूरा, जो 10 साल का एकदम ऐसा प्रयास था, अब तो आज़ादी लेनी है। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई उसमें, आपको पता है। और आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में अध्यक्ष चुने गए थे, जो वो आपकी जगह है बंगाल की, और हरिपुर से। फिर उसके बाद में गांधी जी इसके खिलाफ रहे, तो उन्होंने अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। उसी दौरान उसके बाद में 40 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। फिर उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने INA जो है आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की। जो उसके स्थापना करता थे, जो सबसे पहले मोहन सिंह नाम था उनका, उन्होंने उनसे प्रेरणा लेके उन्होंने स्थापित किया यहाँ पर इंडिया में। और महिलाओं की अलग रेजिमेंट और पुरुषों की अलग रेजिमेंट तैयार की थी, और बहुत अच्छी भूमिका रही। इसी दौरान क्या हुआ, अगले दशक के बाद धीरे धीरे और 8 अगस्त को, मालूम है आपको, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ, करो या मरो की गांधी जी ने बात की। अहिंसा के बाद उन्होंने बात ही ऐसी कर दी कि हमें तो आज़ादी लेनी है, स्वराज मेरा, जैसे बीजी तिलक जी ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, करो या मरो गांधी जी का नारा। बहुत से ऐसे नारे लगे, है ना। और भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद, और सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, ऐसे नारों के साथ, जोश जुनून के साथ सब जो देश के नागरिक थे भारत के, उन्होंने बढ़ चढ़ के सहयोग किया। बच्चे, महिलाएं, पुरुष, है ना, और एजुकेट जो लोग थे और नौकरी पेशे में जो लोग थे, सब ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया। और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए सब ने प्रयास किया। और छोटी छोटी उम्र में, आप महज कितनी उम्र होती है, 17-18 साल की एज में भगत सिंह, सुखदेव, बिस्मिल, है ना, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब लोगों ने भी आज़ादी के लिए क्या नहीं किया। लोग बाग उस उम्र में जो करते हैं, उस समय में उन्होंने आज़ादी के लिए क्या नहीं किया। बुक्स भी लिखी, है ना, और आज़ादी के लिए नारे भी दिए, आज़ादी के लिए फांसी पे भी चढ़े, उन्होंने बहुत कुछ झेला। तो आज़ादी एक दिन की उपज नहीं थी, बहुत सतत प्रयास था, लंबा एकदम। आप देख रहे हैं यूरोपियों का जब से आगमन हुआ, ब्रिटिश कंपनी लगी और भी कंपनियां लगी, तब से वो झेल रहे थे धीरे धीरे। तो आपको पता है कांग्रेस से भी फिर उसके बाद में आपको पता है कि उग्रवादी और उदारवादी भी आए थे उस दौरान। तो 2 खेमे में बट गया था कांग्रेस। गोपाल कृष्ण गोखले हैं और नेहरू जी साहब हैं, और उग्रवादी पक्ष जो था उसमें बाल आपने नाम सुना होगा, फेमस है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और भी लोग थे इसमें। उन्होंने इसमें भूमिका निभाई और उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। सब लोगों ने प्रयास किया देश की आज़ादी के लिए। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, आपको पता है। मोहम्मद अली जिन्ना की अलग डिमांड हो गई 1942 के बाद कि हमें तो अलग राज्य बनाना है, अलग देश बनाना है, मतलब हमें तो अलग रहना है। फिर इसी दौरान तो ऐसा चलता रहा, संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के गठन के साथ साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने थे एटली ने प्रस्ताव भेजा। उन्होंने ये वक्तव्य कहा 20 फरवरी 1946 को कि आप जाओ माउंटबेटन जी से, आप जाओ 30 जून 1947, मतलब 20 फरवरी 1947 को उन्होंने ये बात कही। वो बने 20 फरवरी 1947 को एटली प्रधानमंत्री, और 30 जून तक भारत को आज़ादी देनी है। उसी समय 3 जून जो प्लान बोलते हैं हम, वो आया, माउंटबेटन जी लेके आए।
उन्होंने भारत के लिए कार्य किया। उसी दौरान भारत में जब काम कर रहे थे आज़ादी के लिए, तो मोहम्मद अली जिन्ना जी ने अपनी डिमांड रख दी कि मुझे भी डिमांड चाहिए, मुझे भी अलग राज्य की स्थापना करनी है, हमें अलग राज्य चाहिए। और फिर धर्म के आधार पर और रिलीजन के आधार पर उन्होंने अलग की बात की, और बहुत सारे ऐसे केस हुए है ना कि लड़ाइयाँ दंगे इतने हुए, बहुत से लोग मारे गए विभाजन के टाइम पर। वो भी एक नासूर बन गया कि आज़ादी भी मिल रही है, वो भी ऐसी आज़ादी, बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, खूनी क्रांति हो गई एक तरीके से। वो दौर अलग था, खूनी विभाजन इसीलिए बोला जाता है इसको, खूनी विभाजन। तो इसी तनाव को लेके, तनाव के साथ विभाजन हुआ, देश आज़ाद हुआ भारत, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ, धीरे धीरे एक प्रयास होकर संविधान भी लागू हुआ। तो ये आज़ादी का एक दौर था, है ना। और जब सबसे पहले 1947 15 अगस्त को जब झंडा फहराया जा रहा था, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया। झंडा फहराने के साथ साथ में उस समय गांधी जी वहाँ मौजूद नहीं थे। जो गांधी जी थे वो मौजूद थे बंगाल वाले क्षेत्र में, कलकत्ता में। वहाँ जो धार्मिक सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे उनको शांत कराने के लिए, कहीं तनाव ज़्यादा ना हो जाए, वहाँ वो मौजूद थे गांधी जी। इसलिए पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया गया और जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया। तो ये तो हुआ इतिहास का आपका स्वतंत्रता दिवस का, आज़ादी कैसे मिली। अब बात करेंगे, कुछ प्रश्न हैं कि कुछ तथ्य ऐसे हैं कुछ कि तो राष्ट्रीय ध्वज का फहराना, ध्वजारोहण, राष्ट्रीय झंडा जो फहराया जाता है 15 अगस्त को अलग तरीके से और 26 जनवरी को अलग तरीके से। 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में, आपको पता है ध्वज को ऊपर खींचा जाता है। सबसे पहले वो बंधा रहता है, उसको खींचते हैं, ऊपर जाता है, फिर फहरता है झंडा, आपको पता होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं फ्लैग होइस्टिंग, याद रखना आप, पूछा जाता है और लोगों को कम पता रहता है। और एक है झंडा फहराना, फ्लैग अनफर्लिंग, है ना। फ्लैग अनफर्लिंग 26 जनवरी इस गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं हम इसको। और इस दिन क्या होता है, ध्वज जो होता है वो बंधा रहता है ऊपर, फिर उसको खींचते हैं, खींचने के बाद वो फहरता है ना। इसको बोलते हैं झंडा फहराना। मतलब ये बंधा होता है नीचे, फिर खींचते हैं तो ऊपर जाता है, फिर झंडा फहरता है। और झंडा जो फ्लैग अनफर्लिंग होता है, बंधा रहता है, खींचते हैं तो अपने आप वो फहर जाता है, वहाँ फहर, उसको बोलते हैं झंडा फहराना। और ये भी फहराना आपको पता है। और इस दिवस में क्या खास है, इसको प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, फ्लैग होस्टिंग जो करते हैं वो पीएम करते हैं, प्रधानमंत्री। और मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पे होता है। और इसका देश के प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति। मुख्य कार्यक्रम राजपथ पर होता है, आपको पता है, राजपथ। और इसीलिए आप प्रश्न यहाँ बनता है कि देश के प्रधानमंत्री ही क्यों फहराते हैं ध्वजारोहण स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त पर, प्रधानमंत्री ही क्यों करते हैं। कारण ये है, देश के प्रधान ये राजनीतिक रूप से प्रमुख हैं, ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं, प्रेसिडेंट। तो प्रधानमंत्री, देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हो गया था, संविधान सभा गठन हुई थी, तो उस समय प्रेसिडेंट कोई नहीं था, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही झंडा फहराया गया था, इसीलिए फहराया जाता है। और यहाँ पर संविधान सभा बन गई थी और संविधान लागू हो गया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में प्रेसिडेंट करते हैं। आप याद रखना, फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग। राष्ट्रीय ध्वज एवं अन्य तथ्य भी देखें आप, जल्दी से इसको भी कंप्लीट करते हैं। चक्रधम जो होता है, जो तिरंगा है ना, जो नेशनल फ्लैग है अपना, तिरंगा नाम का होता है क्योंकि इसके 3 रंग होते हैं, आपको पता है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इसका डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया। लंबाई इसकी होती है 3.2, मतलब 3 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा। और जो चक्र होता है, धम्मचक्र होता है, ब्लू, नीले कलर का होता है, ब्लैक नहीं होता है, याद रखना, ब्लू कलर का होता है। और ये लिया है सारनाथ, जो अशोक स्तंभ है, वहाँ से इस धम्म को लिया है। जो धम्मचक्र होता है, इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। जनगण मन, जो राष्ट्रीय गान है, आपको पता है, राष्ट्रीय गान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया है ना, जो गाना दिया है।
और जो चरखे की जो चक्र है ना, पहले चरखा लगा हुआ था, जो भारतीय झंडा था उसमें गांधी जी का जो चरखा था वो लगा हुआ था, उसकी जगह पे सारनाथ का जो अशोक धम्म का चक्र है वो लगाया गया। और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम जी हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसको लिखा। और 3 अन्य देश भी इस दौरान 15 अगस्त को ही स्वतंत्र हुए थे, लेकिन उनकी जो ईयर्स हैं वो सन है वो अलग अलग हैं। दक्षिण कोरिया जापान से हुआ था आज़ाद 15 अगस्त 1945 को। कांगो जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, फ्रांस से आज़ाद हुआ था 1960 में, 15 अगस्त 1960 में। बहरीन ब्रिटेन से 1971 में अलग हुआ, ये भी आप याद रखना। पाकिस्तान तो आप पता है 14 अगस्त 1947 हमसे एक दिन पहले हुआ था, मतलब रात को ही झंडा फहर गया था, वहाँ अलग हुआ था जब विभाजन हुआ था। जिन्ना इसके कराची के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। और 17 अगस्त 1947 को है ना, जो आपको पता है कि इसका जो सीमा रेखा निर्धारण है रेड क्लिफ के नाम से है। पाकिस्तान और भारत का जो विभाजन हुआ, जो रेखा सीमा रेखा होती है उसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। ये 15 अगस्त 1947 को नहीं निर्धारित हुई थी, ये 17 अगस्त 1947 को निर्धारित हुई थी। 15 अगस्त 1947 $1 के बराबर था, आपको याद रखना है। और सोने का जो रुपया था, भाव था 88 रुपये 62 पैसे था प्रति 10 ग्राम। आज देखो 50,000 से भी ऊपर है ना। और डॉलर को देख लो, $1 आज $1 के बराबर था उस समय। आज $1 उल्टा हो गया, $1 70 रुपये के हिसाब से ऊपर है। वर्तमान राज्य गोवा है ना, जो पुर्तगालियों के हिस्से में था, पुर्तगाली वहाँ हस्तक्षेप कर रखा था, फैक्ट्रियाँ स्थापित थी वहाँ उनकी और शासन कर रहे थे। तो 19 दिसंबर 1961 को आज़ादी दिलाई, जो सेना है भारत की उसने आज़ादी दिलाई, पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया 1961 में। सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में